श्रीमती राम कुमारी पीजी महिला महाविद्यालय की स्मार्ट क्लास में मैं डॉक्टर एस के बारोटिया आप समस्त छात्राओं का स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम नेट एग्जाम सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड जीके ऑफ इंडिया का नेक्स्ट टॉपिक सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमने भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेश सीखने का प्रयास किया था। इसमें आज हम जो भारत का सेकंड प्रमुख जो भौतिक प्रदेश है दक्षिण पठारी प्रदेश को सीखने का प्रयास करेंगे। इसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए, हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पहले से ये जान पाए हैं कि कार्बोनिफेरस युग से पूर्व तक यह भूखंड गोंडवाना लैंड का एक अभिन्न अंग था। कार्बोनिफेरस युग के बाद विखंडन एवं वियोजन प्रक्रिया के द्वारा यह भूखंड उत्तर पूर्व की ओर क्रमशः सरकते हुए अर्थात प्लेट टेक्टोनिक प्रोसेस के माध्यम से यह वर्तमान दशा में उपस्थित हुआ। जी हाँ, निश्चित रूप से इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बन पाते हैं अर्थात गोंडवाना लैंड का अभिन्न अंग होने से यह स्वाभाविक है कि इसकी जो शैली जो है इसकी जो है यह है प्राचीन आग्नेय शैली निश्चित रूप से मिलती है। और प्राचीन आग्नेय शैलों की विशेषताओं के बारे में हम जान पाए हैं कि ये धात्विक शैलों से समृद्ध होती है अर्थात बहुमूल्य प्रकार की कई धातुएं जो है इन शैलों में मिल पाती है। अगला क्वेश्चन इससे संबंधित जो कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है, नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके साथ साथ आरपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंकिंग के द्वारा आयोजित की जाने वाली जो एग्जामिनेशन है इसमें भी ये क्वेश्चंस जो है वो अधिकांश तक पूछा जाता रहा है। जिसमें जो है प्रमुख है इसमें जो है खनिज पदार्थ। जी हाँ, प्रमुख खनिज पदार्थ के रूप में इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में जो मिलते हैं जिसमें कठोर अच्छी किस्म का कोयला यहाँ जो है वो पाया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ अच्छी किस्म की लोहे एस भी मिल पाती है। इसके साथ साथ मैंगनीज, बॉक्साइट, अवरक, सोना और हीरा आदि की खानें भी इस पठारी प्रदेश में मिल पाती है। जी हाँ, हम पहले से ये जान पाए हैं कि इस प्रदेश का आधार बहुत पुरातन रहा है, सुदृढ़ रहा है। परिणाम स्वरूप इसका ऊपरी जो भाग है कुछ नदियों के द्वारा अप्रदनकारी प्रक्रियाओं के द्वारा भले ही परिवर्तित कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप इसकी सतह पर अनेक अपरदित पर्वत श्रेणियां पाई जाती है जिनसे संबंधित क्वेश्चंस जो है वो अनेक एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता रहा है। हम इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के रूप में जो जानने का प्रयास करेंगे जिनसे संबंधित क्वेश्चंस अधिकांश तक पूछा जाता रहा है, जिसमें क्रमशः अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, महादेव की पहाड़ियाँ, मेकाल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, कोंकण की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पर्वत श्रेणी तथा इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। इसके साथ साथ दोनों किनारों पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट भी पाए जाते हैं। इन पर्वत श्रेणियों की घाटियों में अनेक प्रकार के बहुमूल्य खनिज पदार्थ संचित है।
जी हाँ, इन घाटियों में से और यहाँ की पर्वतीय चोटियों से कई नदियां उद्गम होकर के प्रवाहित होती है। जी हाँ, यदि हम उच्चावच दृष्टि से इस प्रदेश को जानने का प्रयास करेंगे तब इसकी ऊंचाई अधिकांशतः पश्चिमी घाट की अधिक पाई जाती है और पूर्वी घाट की कम पाई जाती है। तब क्रम से अधिकांश नदियां पूर्वी पश्चिमी घाट से उद्गम होकर दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ हमें प्रमुख नदियों को जानने से पहले एक विशेष बात यह जाननी होगी कि जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है अधिकांशतः डेल्टा बनाती है और जो नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है यह नदियां ईश्वरी का निर्माण करती है, अर्थात इसका मुहाना बहुत संकरा होता है और यह गहरे गर्त या गार्ज में से प्रवाहित होती है। इस क्रम में हम नदियों को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, कई बार बहुत साधारण प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की है। इस स्थिति में एक नदी जो है वो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की दी जाती है और 3 ऑप्शन जो है वो हिमालय प्रदेश की नदियों का दिया जाता है। परिणाम स्वरूप हम सिर्फ एक बार इस टॉपिक में नाम ही सीखने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में अर्थात नेक्स्ट एनालिसिस में हम अपवाह तंत्र या नदियों के क्रम के रूप में नदियों को डिटेल से सीखने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में जो नदियां प्रवाहित होती है जिसमें साबरमती, माही, चंबल, नर्मदा, तापी, सोन, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, शरावती एवं कावेरी इत्यादि मुख्य नदियां हैं। इनकी अनेक सहायक नदियां भी है जो हम भारत के अपवाह प्रदेश में जिसे सीखने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार ये जो पर्वत श्रेणियां हैं, इन पर्वत श्रेणियों की कुछ प्रमुख या मुख्य पर्वतीय चोटियां हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। हमने प्रमुख पर्वत श्रेणियों के रूप में जो शामिल किया है जिसमें क्रम से मानचित्र पर और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में आप सीखने का देखने का प्रयास कीजिए। इस क्रम में हमने जो पर्वतीय चोटियों को शामिल किया है जिसमें अरावली जो पर्वत श्रेणी है, इस अरावली पर्वत श्रेणी की प्रमुख जो चोटी है यह है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जी हाँ, इसी क्रम में विंध्याचल पर्वत श्रेणी की जो प्रमुख चोटी हमने शामिल किया है यह है अमरकंटक। इसकी ऊंचाई 1036 मीटर मिलती है। इसी प्रकार जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी है इसकी प्रमुख जो चोटी है ये है अनाईमुदी जो कि 2955 मीटर ऊंची है। इसी प्रकार नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है दोदा बेटा जो कि 2623 मीटर ऊंची है। जी हाँ, परिणाम स्वरूप इससे बनने वाले जो प्रश्न है इस रूप में हम ये जान सकते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है। जी हाँ, इसका आंसर है अनाईमुडी जो कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जो है वो शामिल की जाती है या उपस्थित है। इसी प्रकार
इस प्रायद्वीपीय प्रदेश में कई दर्रे या पासिंग जो है वो मिल पाते हैं। जी हाँ, यहाँ इतने दर्रे नहीं मिलते हैं जितने हिमालय पर्वतीय प्रदेश में पाए जाते हैं, परंतु यहाँ के जो प्रमुख दर्रे हैं इनके क्वेश्चंस कई एग्जामिनेशंस में अधिकांशतः पूछे जाते रहे हैं, जिसमें देखिए हमने जो है इसका एक सूत्र क्रिएट किया है। आप देखिएगा ये है TBPS, अर्थात हम TBPS शॉर्ट सिंबल से इनके नाम जो है वो जान सकते हैं। किस प्रकार, देखिए सबसे पहले T सिंबल से हमने जो लिया है थालघाट। थालघाट दर्रे से अर्थात मुंबई से नासिक और दिल्ली की ओर के राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क मार्ग इन दर्रों से जो है वो गुजरते हैं। इसी प्रकार भोर घाट ये जो है पालघाट के क्रम से दक्षिण में है और इस दर्रे से मुंबई से पूना एवं बेलगांव की ओर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं। इसी प्रकार क्रम से आगे जो है पालघाट आता है। पालघाट दर्रे से जो है कोचीन केरला से और कोयम्बटूर तमिलनाडु की ओर यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो गुजरते हैं। इसी प्रकार क्रम से जो प्रमुख दर्रा आता है वह है सिंकोना से त्रिवेंद्रम से मदुरै के मध्य जो है यहाँ से कई राजमार्ग जो है वो गुजरते हैं। इस प्रकार क्रम से हम टी से जो है थालघाट, फिर नेक्स्ट बी से जो है भोरघाट और नेक्स्ट इसके बाद में पी से जो है हम आगे पालघाट और नेक्स्ट हम एस से आगे जो है सिंकोना दर्रा ज्ञात कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप इनसे संबंधित क्वेश्चंस जो है अनेक एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इस प्रदेश में कई स्थानीय पठार पाए जाते हैं, अर्थात नदियों के द्वारा या ज्वालामुखी उद्गार एवं दरारों के द्वारा इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को कई उप पठारों में भी विभक्त कर दिया गया है। स्थानीय रूप से इन पठारों को जो है अलग अलग भिन्न नाम जो है प्रदान किया जाता है। परिणाम स्वरूप हम जान सकते हैं यहाँ जो मिलने वाले जो पठार है, जिसमें क्रम से प्रमुख जो पठार आता है वह है भोरघाट का पठार, जो कि राजस्थान में स्थित है ना। ये है भोराट का पठार, अर्थात ये है पठार जो है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य अरावली पर्वत श्रेणी में जो है विद्यमान है। भोराट का पठार राजस्थान आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली कई एग्जामिनेशंस में इसे जो है वो पूछा गया है। इसके बाद में क्रम से जो आता है वह है मालवा का पठार, फिर मालवा के इसके आगे जो आता है बुंदेलखंड का पठार, क्रम से बघेलखंड का पठार, फिर इसी क्रम में जो आता है वह है दंडकारण्य पठार, फिर आता है दक्कन पठार। इसी प्रकार क्रम से जो है दक्कन के बाद में आता है छोटा नागपुर पठार। जी हाँ, छोटा नागपुर पठार से संबंधित कई क्वेश्चंस जो है कई एग्जामिनेशंस में पूछे जाते रहे हैं। अर्थात छोटा नागपुर पठार में से प्रमुख कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देखिए इस पठार में से यहाँ दामोदर नदी प्रवाहित होती है, अर्थात उत्तर में स्वर्ण रेखा नदी भी है, ब्राह्मणी नदी भी है और मध्य भाग से दामोदर नदी प्रवाहित होती है। निश्चित रूप से यह है पठारी प्रदेश कोयला संसाधन की दृष्टि से और लोहा एस की दृष्टि से यह न केवल भारत परंतु एशिया के समृद्ध पठारों में से एक है। इसी प्रकार जो इस प्रदेश से संबंधित जो है वो प्रमुख जो क्वेश्चंस जलप्रपातों से संबंधित बन पाते
है। इसमें क्रमशः कई छोटे झरने तो पाए जाते हैं, परंतु यहाँ एक ऊंचाई की दृष्टि से सबसे ऊंचा झरना मिल पाता है, वह दक्षिण में शरावती नदी के द्वारा जो है बनाया जाता है। उन्हें इसको जो है बोर्ड पर शामिल भी किया है, जो है जोग गरसोपा। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। ये शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है। इसका क्वेश्चन बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। परिणाम स्वरूप अपना आंसर जो है वह है जोग गरसोपा, जो कि सबसे ऊंचा है और शरावती नदी के द्वारा बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से संबंधित जो सीखने का प्रयास कर रहे हैं वह है इस प्रदेश की मृदा। छात्राओं, निश्चित रूप से जब कठोर एवं प्राचीन आग्नेय शैलों से यह प्रदेश निर्मित होने के कारण हम इस प्रदेश में यह जान सकते हैं कि यहाँ की जो मृदा है ये क्रमशः काली मृदा पाई जाती है, लाल मृदा यहाँ मिल पाती है और पीली मृदा यहाँ मिल पाती है। एक बार हम मानचित्र में इसे देखिए सीखने का प्रयास करेंगे। क्रमशः देखिए इस मानचित्र में हमने संक्षिप्त में हिमालय पर्वतीय प्रदेश को यहाँ प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। हिमालय के बारे में हम पहले से डिटेल से एक वीडियो के माध्यम से जान पाए हैं। फिर इसके बाद में हिमालय के ठीक दक्षिण में जो है विशाल मैदानी प्रदेश है और विशाल मैदानी प्रदेश के दक्षिण में ये जो भूभाग है आज हम जिसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं ये पठारी प्रदेश है। जी हाँ, इसका ये जो उत्तरी पश्चिमी जो भूभाग है यहाँ अधिकांशतः काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी लावा के जमा होने से हुआ है। इसके बाद जो अधिकांशतः दक्षिणी जो भाग है इस भाग के अंदर यहाँ लाल मृदा पाई जाती है और लाल मृदा के उत्तर में कुछ पीली मृदा पाई जाती है और छोटा नागपुर पठार या झारखंड का अधिकांशतः जो क्षेत्र है इसमें लेटेराइट मृदा पाई जाती है। हम एक दो प्रश्न से मृदाओं से संबंधित सीखने का प्रयास करेंगे, जिसमें क्रमशः कि टिटानिफेरस यौगिकों के अंश किस मृदा में अधिक पाए जाते हैं, वह है काली मृदा। इसके साथ साथ दक्षिण भारत की या छोटा नागपुर पठार की वह मृदा जिस मृदा में विक्षालन प्रक्रिया प्रोसेसिंग ऑफ द लीचिंग अधिक संपन्न होती है, वह कौन सी मृदा है। हमारा सही उत्तर बनता है वह है लेटेराइट मृदा। इस प्रकार इस प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बाद इस एनालिसिस में हम जो है भारत का विशाल मैदान और तटीय मैदानी एवं द्वीपीय प्रदेशों को भी सीखने का प्रयास करेंगे। देखिए संक्षिप्त में सीखने का प्रयास कीजिएगा। हिमालय प्रदेश और प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के मध्य जो स्थित है ये विशाल मैदानी प्रदेश है। जी हाँ, इस प्रदेश का निर्माण जो है प्रायद्वीपीय पठार के और तेथिस के मलबे से टकराने से इसका निर्माण जो है वो बाद की प्रक्रिया से हुआ। टकराने के बाद में यह एक गहरा गर्त था। क्रमशः सिंधु, गंगा और यमुना और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निरंतर तलछट जमा करने से इस मैदान का छात्राओं निर्माण हुआ है। यहाँ एक क्वेश्चन से स्वभावतः हम जान सकते हैं कि देखिए जब नदियों के द्वारा निरंतर तलछट जमा करने से इस मैदान का निर्माण हुआ तब स्वाभाविक है इस प्रदेश की मृदा जो है वह काम मृदा मिलती है। काम मृदा को जलोढ़ मृदा, चेस्टनट मृदा नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि सर्वाधिक आर्द्र होती है, उपजाऊ होती है। परिणाम स्वरूप इस प्रदेश में गहन कृषि की जाती है। यह न केवल भारत परंतु संसार का गणे दूसरे प्रदेशों में से एक है। इसके साथ साथ भारत के प्रमुख राजनीतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक और व्यापारिक नगर भी इस प्रदेश
प्रदेश में निश्चित रूप से स्थित है। हम अफवाह तंत्र में इस प्रदेश को आगे जो है डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, उच्चावचगत लक्षणों के आधार पर विशाल मैदानी प्रदेश को निम्न उप भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, जिसमें सबसे पहले जो आता है वह भाबर प्रदेश आता है, फिर इसके बाद तराई प्रदेश आता है, इसके बाद में खादर प्रदेश आता है और फिर जो है बांगर प्रदेश आता है। इसके साथ साथ जो सतलज और सिंधु का जो क्षेत्र है, यहाँ दोआब प्रदेश भी मिल पाते हैं। क्रम से तराई प्रदेश वह होता है जो नदियों के तलहटी के आसपास का क्षेत्र होता है, जहाँ सदैव जो है वो दलदल बना रहता है। इसके बाद में जो है भाबर वह प्रदेश है जहाँ नदियाँ गहरे गांठ में से या गर्त में से प्रवाहित होती है और इस प्रदेश में नदियाँ जो है वह यहाँ विलुप्त प्राय दशा में प्रवाहित होती है। इसके बाद में खादर वह प्रदेश आता है जहाँ बाढ़ का जल जो है भरा हुआ रहता है और बांगर वह प्रदेश है जो कि कठोर चट्टानों से निर्मित अपलिफ्टेड ऊपर उठा हुआ कुछ भाग होता है जहाँ बाढ़ का जल पहुंच नहीं पाता है। जी हाँ, दोआब उस प्रदेश को कहा जाता है जो कि दो नदियों के मध्य पाया जाता है। क्रम से देखिए, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब के द्वारा जो दोआब बनाए जाते हैं, इसमें विश्व दोआब, बारी दोआब, रेचना दोआब, चास दोआब और सिंधु दोआब जो है हम नदियों के प्रदेश में सीखेंगे, इस प्रदेश में मिल पाते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांशतः विशाल मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों के द्वारा जो है वो किया गया है। निरंतर तलछट जमा करने से ये मैदान वर्तमान में जो है समतल प्राय मैदान के रूप में जो है मिल पाता है, उपस्थित है, विद्यमान है। इसके बाद जो भारत का क्रम से चौथा जो भौतिक प्रदेश है वह है तटीय मैदान एवं द्वीपीय प्रदेश, जिसके अंदर देखिए पश्चिमी तट और पूर्वी तटीय मैदान को शामिल किया गया है। हम क्रम से स्थिति के अनुसार मानचित्र पर सीखने का प्रयास करेंगे, जिसमें पश्चिमी तटीय जो मैदान है ये संकरा है और पूर्वी तटीय मैदान जो है ये चौड़ा है और पूर्वी तटीय मैदान पर जो है यहाँ कई डेल्टाई प्रदेश बन पाते हैं। परिणाम स्वरूप अधिकांशतः यहाँ चावल की कृषि की जाती है। इसके साथ साथ भारत के तटीय प्रदेश के दोनों ओर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अधिकांशतः जो द्वीप पाए जाते हैं, उन द्वीपों में संख्या के रूप में जो है यहाँ कुल जो द्वीप पाए जाते हैं 247 यहाँ बड़े द्वीप मिल पाते हैं। इनमें से 204 द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा 43 जो द्वीप है ये अरब सागर में स्थित है। जी हाँ, आज के इस वीडियो से आपको विशेष क्वेश्चन जो सीखना है, याद रखना है, वह यह है कि जो अरब सागर के द्वीप हैं, अधिकांश द्वीपों पर नारियल के वृक्ष पाए जाते हैं तथा बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप है ये बहुमूल्य खनिज संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का आइकॉन बटन भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद।